डैक्स जो होता है ये होता है हमारा डेटा एनालिस्ट एक्सप्रेशन। मतलब जब आप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस थे हम वो यूज करके तो डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डैक्स फिर क्यों यूज है हमारा? देखो, डैक्स में क्या होता है ना, आपको अगर कुछ मेजर लिखना हो, ठीक, मेजर मतलब मान लो आपके पास कुछ डेटा है, ओके, आप ट्रांसफॉर्मेशन क्लीनिंग करने के बाद आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, एडिशनल कैलकुलेशन, जो हमारा जो पावर बीआई में वो प्री बिल्ड नहीं होता है, ठीक। हम उसके लिए फॉर्मूला अपने हिसाब से लिखते हैं ताकि हमको जो रिक्वायर्ड जैसे रिक्वायर्ड मेजरमेंट चाहिए या रिक्वायर्ड कुछ कैलकुलेशन चाहिए हमको मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे आगे आगे डैक्स क्या होता है। तो डैक्स का स्ट्रक्चर ऐसा ही देखने को मिलेगा, जैसे कि इट हैज प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक, ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होता है एंड आज ऑपरेटर्स होगा इसमें व्हिच आर क्लब्ड टुगेदर इंडिविजुअली टू क्रिएट फाइनल डैक्स फॉर्मूला। थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन हम जब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये एक होता है सम, एक फंक्शन होता है, ठीक, ये पता है, जैसे कि सम हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐसा हम फंक्शन लेते हैं, एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक। तो कॉलम वन का सम और ये एक जो दिखते हो ना, ये जो स्लाइस जैसा, ये हमारा डिवाइड के लिए यूज होता है और इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक। सम यहाँ पे फंक्शन और ये जो डिवीजन का ये है ऑपरेटर। हम ऐसे डिवीजन नहीं लिखते हैं, हम ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक। हमको फॉर्मूला लिखना है और वो भी मतलब जितना कम टाइम और कम स्पेस में हो सके हम उतना ही लिखेंगे, हमको पूरा लिख के उसको बहुत बड़ा नहीं करना है, ठीक। तो इसमें ये समझ में ये आता है कि सम ऑफ कॉलम वन एक टेबल होगा जिसमें कॉलम वन का बहुत सारे डेटा होगा और वही टेबल में कॉलम टू में भी बहुत सारे डेटा होगा। तो कॉलम वन का पूरा सम लेना है, ओके, फिर कॉलम टू का पूरा सम लेना है, यहाँ पे जो टोटल हमको मिला फिर कॉलम टू में जो टोटल मिला उसको डिवाइड करना है, जो रिजल्ट मिलेगा ये है उसी का स्ट्रक्चर, ठीक। ये होता है हमारा डैक्स फॉर्मूला। हम ऐसा, ये तो एक सिंपल डैक्स फॉर्मूला था, हम ऐसा बहुत सारे डैक्स फॉर्मूला सीखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे ये हो गया आपका जैसे न्यूमेरिकल और टेक्स्ट, इसके बाद हम डेट डेट एंड टाइम इंटेलिजेंस, ठीक, बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन मैं पूरा बेसिक से सिखाऊंगा एंड मेक श्योर कि डैक्स देखने के बाद आपको खुद मतलब पूरा कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि कैसे डैक्स लिखना है, ठीक। और जैसे मैं बताया था कि पूरा पावर बीआई में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का जो इम्पोर्टेंस है 40% है, ऐसे डैक्स का इम्पोर्टेंस 20 to 25% है, ठीक। ये भी अगर नहीं मतलब ये तो इम्पोर्टेंस इतना है एक रिपोर्ट में, लेकिन अगर मैं बोलूँ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में तो इसका इम्पोर्टेंस 60% आ जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं हो जो डैक्स नहीं पूछेगा। हर एक इंटरव्यू में आप बैठोगे ना, सब में डैक्स ही डैक्स आएगा, ठीक। हम पूरा सीखेंगे बेसिक से। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने बताया वेयर सम इज फंक्शन एंड डिवीजन, और ये जो स्लाइस वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं ये होता है हमारा ऑपरेटर, ठीक। ऐसे क्या क्या ऑपरेटर हम डैक्स के लिए यूज करेंगे? देखो, पहले हो गया हमारा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में हमारा ये जो चार बेसिक ऑपरेशन होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक। उसके बाद और एक एडिशनल होता है एक्सपोनेंट, जैसे 2 to the power 3, ठीक। ऐसे अगर हम किसी ने कोई एक्सप्रेशन में यूज करना हो तो ये वाला ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, वो होता है एक्सपोनेंट। ये होता है टोटल हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए, और ये हो गया इसका यूजेस। हम सब एक एक करके इसका यूजेस देखेंगे, यूज केस क्या होता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है, ठीक। उसके बाद हम कंपैरिजन देख सकते हैं। कंपैरिजन में ये होता है जैसे इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल साइन आ गया इक्वल टू, और डबल आ गया तो ये स्ट्रेट इक्वल टू। मतलब ये पूरा मैं यूज केस में दिखाऊंगा इसका मतलब कब हम इक्वल टू लेंगे, कब डबल इक्वल टू लेंगे, राइट। ऐसे देख सकते हो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और ये हो गया नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए एक लेस देन और एक ग्रेटर देन को हम क्लब कर देते हैं, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट आपको ऑलरेडी पता है, जो कि है कंकैटिनेशन। शायद मैं लास्ट क्लास में एक डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में इसको दिखा रहा था, और इसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक। सिर्फ लॉजिकल के लिए अगर हम डबल एंड यूज करेंगे तो वो हो गया हमारा यूजेस एंड, जैसे कि हमारा लॉजिकल होता है ना, हम जब
पढ़े थे कि लॉजिकल में एंड होता है, और होता है, लॉजिकल और होता है, ये तीनों ही होता है। जैसे आप बोलोगे फिर लॉजिकल के जैसे नैंड होता है, नॉर होता है, यहाँ पे ये सब हमको नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक सा डैक्स ऑपरेटर्स। बस इतना ही ऑपरेशन हम आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा जब आप प्रोजेक्ट करोगे, तो इसको बस याद रख लो क्या क्या ऑपरेटर यूज करना है। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, इसको हम पूरा नहीं लिखना होगा। लाइक लाइक कुछ दो कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है ना, हमको ऐसा नहीं लिखना होता कि मल्टीप्लीकेशन कॉलम 1 कॉलम 2, नहीं, हमको कॉलम 1 लिखना है, फिर एस्टेरिस्क देना है, फिर कॉलम 2 लिखना है, बस हमको रिजल्ट मिल जाएगा। सिर्फ ये ऑपरेटर यूज करो, ये सब लिखने का नहीं पड़ेगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, इसका मीनिंग बस इसको समझने के लिए। अब हम देखेंगे डैक्स यूजेस में, एक एक चीज करके आपको दिखाते जाऊंगा। अब देखो, मैं अरिथमेटिक में कुछ करके दिखाता हूँ। अब जो कंपैरिजन टेक्स्ट और लॉजिकल, ये हम बाद में करेंगे। अभी थोड़ा अरिथमेटिक में देखते हैं कि इसका यूजेस कैसे होता है। मैंने पहले से एक डैशबोर्ड लेके रखा है, ये वाला। ये वाला एक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल डैशबोर्ड है। ठीक, इसको अभी ये डैशबोर्ड को मतलब बाद में हम देखेंगे, मतलब ये कैसा क्या यूज होता है। यहाँ पे सिर्फ मैं कुछ ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मेजर है, ये दिखाने के लिए ये वाला डैश मैंने क्रिएट किया है, आई मीन रिपोर्ट। तो इसमें आप देख सकते हो मेजर, मेजर का सिंबल जब आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, देख सकते हो ना कैलकुलेटर वाला, वो होता है मेजर। मेजर को ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, ऐसा एक छोटा सा कैलकुलेटर आएगा। ठीक, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपका टेबल व्यू में ये होता है डेटा। ठीक, ये है कुछ डेटा, और इसमें डेटा में क्या क्या है, तो यहाँ पे सब कॉलम से कॉलम वाइज डेटा देख सकते हो। जैसे मैंने बताया, जैसे छोटा ऐसा कैलकुलेटर सिंबल आता है, ये होता है हमारा मेजर। ठीक, और ये जो सम वाला ऑप्शन देख रहे होता है, ये होता है हमारा जैसे कि टोटल सम ऑफ दैट कॉलम। ठीक, ये फिर मेजर, ये नॉर्मल एक कुछ साइन नहीं होगा तो ये नॉर्मल एक कॉलम हो। ठीक, और यहाँ पे जो समेशन होता है, अगर कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल डेटा आ गया, न्यूमेरिकल वहां पे समेशंस के साथ आएगा, क्योंकि टोटल आपको एंड अप मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आप देख सकते हो बहुत सारे मेजर है और बहुत सारे क्या है, हमारा टोटल सम है। बा हम इसको बोल सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर क्या होता है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा मेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे हम देखे थे यहाँ पे, अब देखो कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम एंड इसका रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट छोड़ो, अभी देखो कैलकुलेटेड कॉलम को पहले समझो। इफ द कैलकुलेशन टू बी डन ऑन ए रो लेवल बेसिस, देन वी एंटर डैक्स इनटू कैलकुलेटेड कॉलम। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि क्या हो गया ये कैलकुलेटेड कॉलम रो लेवल बेसिस। ठीक, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। अभी मेजर क्या है, when you wanted to do the calculation on aggregated level and don't particularly want to store the information on the row level basis in comparison to columns, measures do not create physical value in your table, hence don't increase the file size। तो पहले मैं दोनों को करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, कैलकुलेटेड मेजर्स क्या होता है, उसके बाद हम ऑपरेटर के साथ बहुत सारे डैश लिख के दिखाऊंगा। ठीक, अभी हम देखेंगे कैलकुलेटेड कॉलम। तो इस तरह मैं एक डेटा सेट में जाऊंगा, ये वाला। ठीक, ये वाला डेटा सेट में हमारे पास इतना कुछ मेजर था नहीं, एक कुछ मेजर है। ठीक, एक कॉन्काटिनेट है, इसको हम डिलीट कर देता हूँ। मैं पूरा स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। डिलीट फ्रॉम मॉडल ऐसा डिलीट कर सकते हो राइट क्लिक करके, नहीं तो उसको थ्री डॉट में क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ठीक, ये है हमारा पिज्जा सेल्स। चलो ये कुछ है नहीं। अब देखो इसका टेबल भाई में इतने सारे डेटा है, देख सकते हो। पिज्जा सेल्स में पिज्जा आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पिज्जा नेम आईडी है, क्वांटिटी है, ये सब है। ठीक, हमको अभी दिखाना है कैलकुलेटेड कॉलम और एक कैलकुलेटेड मेजर्स। ठीक, पहले मैं दिखाऊंगा कैलकुलेटेड कॉलम। मैं एक कॉलम क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जितने सारे कॉलम है आप देख सकते हो। ठीक, पिज्जा नेम तक है, पिज्जा इंग्रेडिएंट्स, पिज्जा कैटेगरी, पिज्जा साइज, पिज्जा नेम तक है। अभी मैं और एक कॉलम ऐड करूंगा जो कि यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आफ्टर पिज्जा नेम। ठीक, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। ठीक, ये हो गया हमारा टेबल टूल्स।
ठीक, ये जो टेबल है इसके साथ आप इतने सारे ऑप्शंस में जो करना है कर सकते हो। ये होता है टेबल टूल्स के अंदर आ गया। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हो न्यू मेजर। ओके, मैं मेजर करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं न्यू कॉलम करके दिखाना चाहता हूँ। आपको इसमें पहले समझना होता है न्यू मेजर क्या होता है। जब हम मेजर क्रिएट करेंगे तभी मैं दिखा दूंगा न्यू मेजर, और उसके साथ क्विक मेजर। फिर क्विक मेजर क्या है, न्यू मेजर जो है क्विक मेजर वही है, लेकिन फिर क्विक मेजर क्यों दिया है? क्विक मेजर के साथ आप कुछ एआई यूज करके, ठीक, कॉमन कैलकुलेशन, और अगर आपके पास अकाउंट होगा तो एक्सेस होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन हमको क्विक मेजर की जरूरत है नहीं। अगर आप क्विक मेजर क्रिएट आई मीन क्लिक करोगे तो आपको को पायलट के साथ जाना पड़ेगा, जो कि मतलब एआई का यूज लेके आप फास्ट तरीके से मतलब यू कैन क्रिएट दैट। बट हमको बस ये तीनों सीखना है, न्यू मेजर, न्यू कॉलम एंड न्यू टेबल। ठीक, अभी मैं न्यू कॉलम के साथ अगर इसको क्लिक करता हूँ, आप देखोगे मेरा राइट साइड में कॉलम क्रिएट हो गया है। ठीक, न्यू कॉलम क्रिएट हो गया है। इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे कि मुझे अभी इसका रिवेन्यू देखना है। मुझे अभी इसका रिवेन्यू देखना है तो मैं रिवेन्यू दे देता हूँ। ठीक, ये मेरा एक सेल्स डैशबोर्ड है, पिज्जा सेल्स डैशबोर्ड है। इसमें कुछ यूनिट प्राइस देख सकते हो, टोटल प्राइस देख सकते हो, पिज्जा साइज देख सकते हो, और इसमें पिज्जा का जो है क्वांटिटी एंड ऑर्डर देख सकते हो। ऑर्डर टाइम है, यूनिट प्राइस है। ठीक, ये इतना ही बस मेरे पास इंफॉर्मेशन है, राइट। इसको यूज करके, ऑर्डर टाइम नहीं चाहिए हमको, यूनिट प्राइस चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए बस, और क्वांटिटी चाहिए। इसको हम यूज करके कितना क्वांटिटी सेल हुआ या देख सकते हो क्वांटिटी। ठीक, इसको यूज करके अभी हम इसका रिवेन्यू निकालेंगे। ठीक, तो रिवेन्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो, जब डैश लिखोगे ना, पहले आपको टेबल का नेम लिखना होगा। पहले आपको टेबल का नेम लिखना होगा। देखो, मुझे रिवेन्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी भी फॉर्मूला को लेके रिवेन्यू निकाल सकता हूँ, नहीं। मैं ऑर्डर आईडी, पिज्जा नेम आईडी को लेके क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिवेन्यू मिलेगा क्या? रिवेन्यू क्या होता है, मतलब मेरा टोटल सेल्स क्या है वही तो चाहिए ना मुझे, मतलब क्वांटिटी, ओके, इनटू इसका प्राइस। ठीक, टोटल प्राइस इनटू क्वांटिटी बाय यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसा करके मैं रिवेन्यू ले सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा ऑर्डर आईडी डेट के साथ पिज्जा आईडी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो तो मीनिंगलेस है। ठीक, मुझे लॉजिक के साथ भी जाना है और मुझे कॉलम भी क्रिएट होना है। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, मुझे यूनिट प्राइस पहले दिखाना होता है। तो पिज्जा सेल्स का आप देख सकते हो, यहाँ पे पिज्जा सेल्स आ गया। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अब देखो, पहला वाला जो पिज्जा सेल्स आया, इसका इसके पास जो आइकन है ये सिर्फ टेबल का आइकन है। ठीक, उसके बाद आप देखो, जब पिज्जा सेल्स आया उसके बाद ऑर्डर डेट आ गया, ये अभी टेबल नहीं रहा, ये टेबल के साथ एक कॉलम का आइकन दिखा रहा है। इसका मतलब ये रहा, आप एक टेबल के साथ आप कॉलम सिलेक्ट कर रहे हो। इसी तरह जहां जहां आपको ऐसा वाला सिंबल मिलेगा वो सब होगा टेबल के साथ कॉलम, और लास्ट में दिखता है और एक कैलकुलेटर फंक्शन, इसका मतलब ये एक मेजर है। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो मेजर कौन सा है, कौन सा टेबल है और कौन सा टेबल के साथ कॉलम है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे पिज्जा सेल्स में यूनिट प्राइस चाहिए। तो मैं ढूंढूंगा यहाँ पे यूनिट प्राइस कहाँ रहा। अगर मैं लिखना होता तो मैं पूरा लिख सकता हूँ, पिज्जा सेल्स, यहाँ पे डैश था तो पिज्जा सेल्स ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे यहाँ पे ढूंढ भी सकता हूँ। आप देख सकते हो टोटल प्राइस और यूनिट प्राइस है। मान लो मैं यूनिट प्राइस पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो प्राइस होगा उसके साथ कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, उसके साथ मैं क्या करूंगा, दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा आना चाहिए, एडिशन या मल्टी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन। एग्जैक्टली exactly। और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, स्टार। एस्टेरिस्क या स्टार यूज करके, क्योंकि हमको ऑपरेटर के साथ जाना है तो मैं ऑपरेटर दे दिया। अभी मुझे यूनिट प्राइस, ओके, प्राइस तो मिल गया, लेकिन रिवेन्यू के लिए मुझे और एक फील्ड क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, कितना क्वांटिटी सेल हुआ पूरा दिन में। तो मैं फिर क्या करूंगा, ऐसा मैं क्वांटिटी तो ऐसा लिखूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, आप देख सकते हो। अगर मैं ऐसे क्वांटिटी लिखूंगा कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप अगर क्वांटिटी टाइप करोगे उसके साथ एक टेबल आएगा, उसको क्लिक करना होता है। देखो, पिज्जा सेल्स क्वांटिटी। देखो, अभी इसका स्ट्रक्चर हम मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे पास रिवेन्यू कैलकुलेशन करना था, तो उसके लिए हमको दो फील्ड की जरूरत होता है यहाँ पे।
तो यूनिट प्राइस के साथ क्वांटिटी। यूनिट प्राइस को उन्होंने कैसे असाइन किया, पहले पिज्जा सेल्स जो है वो हमारा टेबल का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो टेबल का नाम पिज्जा सेल्स। पहले वो पिज्जा सेल्स का टेबल के अंदर जाएगा, उसके बाद उसको प्राइस चाहिए। आप जैसे प्राइस यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे एम क्वेरी में, तो वो प्राइस को ढूंढने लगेगा, कहाँ गया प्राइस, तो वो वही कॉलम को यहाँ पे उसको उसका मेमोरी को स्टोर कर लिया। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन या एस्टेरिस्क यूज करोगे, उसके बाद फिर से पिज्जा सेल्स के टेबल के अंदर जाकर वो क्वांटिटी को ढूंढ लाएगा। अब ये दोनों के वो उसको मतलब दोनों फील्ड मिल गया। अभी आप एंटर कर सकते हो। जब एंटर कर लोगे तब भी आपको मिल गया, यहाँ पे देख सकते हो रिवेन्यू, देख सकते हो यहाँ पे रिवेन्यू। ये जो रिवेन्यू रहा ये किस किस का प्रोडक्ट है, कि पिज्जा सेल्स यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, जो हमारा पीछे है ये वाला कॉलम क्वांटिटी, ये रहा। ठीक, अब बोलोगे ये क्या वन पूरा क्वांटिटी पूरा एंड ऑफ द टेबल के साथ है। देखो तो टेबल पिज्जा सेल्स कितना रोज है, 48,620 रोज। क्या ये पूरा वन वन है, तो हम इसे ड्रॉप डाउन करके देख सकते हैं। देखो वन है, टू है, थ्री है, फोर भी है। तो जब वन मल्टीप्लाई करेगा उसी हिसाब से वैल्यू भी चेंज होना चाहिए। तो हम तब हम उसको भी चेक कर सकते हैं रिवेन्यू का, वो क्या सेम है या डिफरेंट है। आप देख सकते हो डिफरेंट वैल्यू भी है, जो वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 क्वांटिटी था, तो उसी तरह वैल्यू भी चेंज हुआ है। ठीक, ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमने किया है, कैलकुलेशन क्या था कि हर एक रो में यूनिट प्राइस के साथ क्वांटिटी को वो मल्टीप्लाई करता गया, और हर एक रो में उसका वैल्यू चेंज होता गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20.75 मतलब कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम है। अगर हम नीचे इसको ड्रैग कर देंगे तो वैल्यू आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो ये होता है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। और कैलकुलेटेड कॉलम का काम क्या है कि ये रो लेवल के साथ हर एक रो में वो कैलकुलेट करके करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक, ये पूरा कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दिया। आप रिवेन्यू ऐसा एक क्रिएट हो गया। आप इसका भी सिंबल देख लो, आइकन देख लो, ये एक समेशन करके एक टेबल तरह ऐसा आ गया। तो ये होता है कैलकुलेटेड कॉलम का सिंबल। ठीक, अब ये कैलकुलेटेड कॉलम हम मेजर में भी कर सकते हैं। चलो अभी मैं दिखाऊंगा कैलकुलेटेड मेजर क्या होता है। ये कॉलम सबको समझ में आ गया या किसी का कोई डाउट है, हम कैसे लिखते हैं डैक्स, ये भी डैक्स है। ठीक, ये डैक्स हमने लिखा कैलकुलेटेड कॉलम के लिए। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। एवरीवन क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, तो ये आपको कुछ भी नेम देना होता है, आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। ठीक, रिवेन्यू, अगर कोई बोलेगा रिवेन्यू मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिवेन्यू पिज्जा सेल्स देना चाहता हूँ, तो रिवेन्यू पिज्जा सेल्स भी दे सकते हो। तो अगर रिवेन्यू पिज्जा सेल्स, और ध्यान में रखो इतना बड़ा नाम भी नहीं देना है जो ये राइट साइड में हाइड हो जाएगा। ठीक, तो अभी अगर इसको मैं क्लिक कर दूंगा कोई नहीं, वो नाम उसी तरह से असाइन हो जाएगा। देखो रिवेन्यू पिज्जा सेल्स हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसीलिए हमको नाम भी उसी तरह रखना है जिससे कि वो हमको समझ में आएगा और ये कॉलम में भी मतलब फिट आ जाएगा। ठीक है, देखो रिवेन्यू पिज्जा कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कैलकुलेटेड मेजर्स, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा वो दोनों का डिफरेंस क्या है, कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक इंटरव्यू 99% में आपको कैलकुलेटेड कॉलम कैलकुलेटेड मेजर जैसे कॉमन क्वेश्चन आपको हर एक इंटरव्यू में पूछेंगे। ठीक, अभी हम देखेंगे कैलकुलेटेड मेजर कैसे करते हैं। देखो, तो नॉर्मली मेजर और कॉलम क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मतलब स्टेप्स है और बहुत सारे तरीका होता है। जैसे कि मैं मेजर न्यू मेजर क्लिक करके यहाँ पे कर सकता हूँ, मेजर क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो न्यू मेजर, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी देखो ऐसा वाला एक मेजर क्रिएट हो गया। तो मेजर का नाम अब जो देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। मान लो मुझे कुछ रिक्वायरमेंट आया कि ये जो हमारा सेल्स हुआ, कि हमारा जो रिवेन्यू हुआ उसमें हमको कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना होता है, क्योंकि फेस्टिव ऑफर आ रहा है तो हमको सेल्स बढ़ाना होता है। क्लाइंट ने बोला कुछ डिस्काउंट दे दो। ठीक, हमारा सेल्स को बढ़ाने के लिए हमने कुछ डिस्काउंट मतलब डिसाइड किए है, वो है 15% डिस्काउंट देना होता है। हर एक जो भी साइज का पिज्जा लो
उसमें आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए हमको लॉजिक पता होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो मैं ऐसे डिस्काउंट लिख दिया इज इक्वल टू, अब देखो लॉजिक क्या होगा, पिज्जा का जो प्राइस होगा, ठीक, उसका जो सेल्स होगा, जैसे कि मान लो पिज्जा का जो यूनिट प्राइस है उसके साथ कोई बंदा अगर लेगा एक पिज्जा, उसको तो 15% मिल जाएगा। मान लो पिज्जा का प्राइस है 100 रुपीज, तो उसको 15% ऑफ होके कितना 85 में आना चाहिए। अगर कोई बंदा लेगा 2 पिज्जा, उसको क्या 15 रुपीज माइनस होगा? नहीं, उसको कितना माइनस होगा? 30 रुपीज होगा, क्योंकि वो 2 पिज्जा ले लिया, तो 15 + 15। तो लॉजिक हमको क्या होना चाहिए कि पिज्जा सेल्स में, मतलब पिज्जा का जो यूनिट प्राइस है इनटू पिज्जा का क्वांटिटी, वो प्राइस क्या था, वो कितना क्वांटिटी लिया, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें मैं 15% अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहली बात, अब थोड़ा ये वाला जो मेजर है हम ऐसे लिखेंगे सम। देखो एक होता है सम और एक होता है सम एक्स। किसी को डिफरेंट पता है क्या, सम और सम एक्स में डिफरेंस क्या है? नहीं सर। देखो अगर आपको कुछ एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन लेना है, मतलब पूरा पूरा कॉलम या पूरा रोज में आपको अगर एग्रीगेट वैल्यू लेना है, तब हम सम एक्स के साथ जाएंगे। ठीक, यहाँ पे हमको क्या होता है कि ये जो मेजर हम लेंगे, ये जो कॉलम्स होगा, ये हमारा पूरा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सम एक्स को लेंगे। देखो मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो डैक्स में सबसे एक ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है, वो आपको दिखाई देगा कि आपको क्या लिखना होता है। ठीक, आप देख सकते हो सम एक्स लिखने के बाद उन्होंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ब्लिंक कौन सा हो रहा है, टेबल, तो मैं टेबल का नाम लिखूंगा। वो आपको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि ये लिखो, ये गलत है। देखो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका ब्रैकेट स्टार्ट है, आई मीन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, एंड नहीं हुआ है। अगर आप ब्रैकेट यहाँ पे एंड कर दोगे, वो रेड मार्क चला गया। देखो फिर से यहाँ पे रेड देख सकते हो, यहाँ पे रेड एक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो लिखा है ना, इसका कुछ मीनिंग है नहीं। पिज्जा सेल्स लिख दिया, सम ऑफ एक्स पिज्जा सेल्स, तो पिज्जा सेल्स का एक टेबल है, उसको आप सम करोगे तो क्या, उसको क्या समझ में आएगा? पिज्जा सेल्स पूरा टेबल को क्या मतलब सम करेगा। अगर उसमें कुछ कॉलम का नेम नेम दोगे, मान लो क्वांटिटी दे दोगे, तो पूरा क्वांटिटी को सम करके दे सकता है, उसका मीनिंग होगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखोगे, वो ऐसा रेड आ जाएगा। अगर फिर भी आप उसको जबरदस्ती उसको मतलब क्या करोगे, मजबूर करोगे मुझे रिजल्ट दो करके एंटर कर दोगे, देखो क्या होता है। टू फ्यू आर्गुमेंट्स वर पास टू द सम एक्स फंक्शन, द मिनिमम आर्गुमेंट काउंट फॉर द फंक्शन इज 2। मतलब दो फंक्शन यूज करोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो मिनिमम दो से ज्यादा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ये एक फंक्शन से सम एक्स तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया एग्रीगेट है। मैं लिख दूंगा, उसके बाद आपको समझ में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या एग्रीगेट होता है। देखो पिज्जा सेल्स हमको क्या बताया था उन्होंने, पिज्जा सेल्स टेबल लेना है, उसके बाद एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन यानी लॉजिक। कौन सा लॉजिक? कि 15% डिस्काउंट के लिए हमको अभी लॉजिक देना है। तो क्या लॉजिक होगा? देखो हमने टेबल, अभी उसको टेबल समझ में आ गया, हमने टेबल लिख दिया, तो अभी पावर भी क्या करेगा, टेबल के अंदर घुस जाएगा कि उस आपको अभी वो टेबल के अंदर चला गया है। अभी आपको लॉजिक देना होता है कि आपको अभी क्या चाहिए, उसको दे दो, वो रिजल्ट दे देगा। मुझे अभी पिज्जा सेल्स का यूनिट प्राइस चाहिए, मैं लिख दूंगा ऐसे यूनिट प्राइस में, ऐसे एक पिज्जा टाइप करके मैं यूनिट प्राइस भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक, अभी उसके साथ मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ, कितना क्वांटिटी लेगा वो बंदा, वो भी दिखाऊंगा। तो पिज्जा सेल्स का क्वांटिटी ये रहा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये जो दोनों चीज आपने लिखा है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ठीक, ये जो कॉमा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा आप किसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसीलिए जिसको जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको ब्रैकेट के अंदर रखो। देखो इसको ये जो पिज्जा सेल्स यूनिट प्राइस को पिज्जा सेल्स क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा,
इसको ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अभी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, अभी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखो कुछ भी रेड लाइन नहीं है, कुछ भी रेड मार्क नहीं है। क्या था, पिज्जा सेल्स टेबल के अंदर जाएगा और यूनिट प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देगा, ये मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या ये मेरा रिक्वायरमेंट पूरा करेगा? रिक्वायरमेंट मेरा क्या था, तो ये बताएगा रिक्वायरमेंट मेरा क्या था? 15% डिस्काउंट। एग्जैक्टली exactly. मुझे 15% डिस्काउंट देना है, ना कि मुझे यूनिट प्राइस के साथ सेल्स अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वही रिवेन्यू मिल जाएगा, जो रिवेन्यू ऑलरेडी हमारे पास है। क्या था, कैलकुलेटेड कॉलम में था, कॉलम के तरह हमको रिवेन्यू मिला था, लेकिन ये हमारे रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा। तो मैं लॉजिक फिर से लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, अभी 15% मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो कोई बता पाएगा मैं यहाँ पे 15% लिखूंगा या 15 डिवाइडेड बाई 100 लिखूंगा, कौन सा कौन सा करने मतलब करने से अच्छा होगा मुझे? अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा करूंगा क्या 15%, देखो कैसा दिखा रहा है 15 divided by 100. 15 डिवाइडेड बाई 100। 15 डिवाइडेड बाई 100 वो फ्रैक्शन, वो लिखने में भी 0.15 दिक्कत होगा ना। 0.15 एग्जैक्टली exactly. 15 डिवाइडेड बाई 100 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हो 0.15, नहीं तो 0.15। ठीक, किसी को चाहिए अब जीरो भी इसमें ऐड कर सकते हो, 0.15। अब देखो फिर से मैं इसको दिखाना चाहता हूं। देखो सम एक्स हमारा एग्रीगेट के साथ जाएगा, एग्रीगेट क्यों है ये भी मैं बताऊंगा अभी। अब देखो पिज्जा सेल्स जो हमारा टेबल के साथ हमारे टेबल को इंडिकेट करता है, उसके बाद पिज्जा सेल्स का यूनिट प्राइस इनटू पिज्जा सेल्स का क्वांटिटी, ये दोनों जो मिला मुझे। अब देखो यहाँ पे और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो पिज्जा सेल्स यूनिट प्राइस और पिज्जा सेल्स क्वांटिटी ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए 0.15 के साथ, और ये पिज्जा सेल्स सिर्फ मल्टीप्लाई होना है 0.15 के साथ। ये यूनिट प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों मल्टीप्लाई होना चाहिए ना 0.15 के साथ। यस हाँ, Yes, तो sir. इसी चीज को हमको सही करने के लिए हमको और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना चाहिए, ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे 0.15 के साथ। अब देखो ये ब्रैकेट का कितना इंपॉर्टेंट होता है, देखो अगर मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, अब ये 0.15 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन ये जो टेबल को असाइन किया था इससे पहले एक ब्रैकेट था, अभी एंड में एक ब्रैकेट के साथ मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब देखो मेरा ये जो डैक्स मैंने लिखा ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये जो मेजर लिखा ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इसको एंटर कर सकता हूँ, इसका नाम है डिस्काउंट। अब देखो कोई रेड मार्क नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छे से डिस्काउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि डिस्काउंटेड आई मीन कैलकुलेटेड मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम क्यों क्रिएट किए। अच्छा, आप जब भी किसी भी मेजर क्रिएट करते हो ना, उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि ये सही है या गलत है। आप कैसे चेक करोगे, विजुअलाइजेशन में जाओगे, अगर हमको सिंगल वैल्यू दिखाना है तो हम कौन सा विजुअलाइजेशन लेंगे, यहाँ पे यहाँ से कौन सा लेना चाहिए, कार्ड एग्जैक्टली कार्ड, कार्ड सिलेक्ट कर लो। अभी आप कुछ नहीं, सिर्फ डिस्काउंट को सिलेक्ट कर दो, देखो आ गया 122.68 के। अभी मैं समझाऊंगा सम एक्स क्यों यूज हुआ, मेजर क्यों यूज हुआ, सब कुछ मैं समझाऊंगा। ठीक, अभी एक चीज बस याद रखो कि हमने जो भी अभी लिखा है ये डिस्काउंट वाला, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होंगे जिसको लगेगा कि यार क्या इतना लिखना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा प्रॉब्लम लगेगा, लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा डैक्स आएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना वो अपने आप आ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब लिखते हो वहां पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि वो दिखा रहा है डैक्स क्या लिखना चाहिए, वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देता है। ठीक, इसमें इतना घबराने की जरूरत है नहीं, पूरा पेशेंस के साथ दिखाओ, मैं पूरा बेसिक से इसको मतलब समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, मेक श्योर दैट। अभी हम देखेंगे ये सॉमेक्स क्यों आया। अभी चलो वही टेबल व्यू में, देखो टेबल व्यू में हमारा क्या था, ये सारे के सारे कॉलम्स जो थे यहाँ पे देख सकते हो, पिज्जा आईडी, पिज्जा इंग्रेडिएंट्स, पिज्जा नेम, ऑर्डर डेट, ये सब कुछ है। अब मुझे दिखा सकते हो क्या, हमने अभी जो डिस्काउंट यहाँ पे अभी किए, ये वाला मेजर, ये जो मेजर हमने किए डिस्काउंट,
कोई बता सकता है क्या वो टेबल में होगा या नहीं होगा? टेबल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? राइट साइड में होगा या नहीं होगा वो डिस्काउंट? No. हाउ मेनी इफ यू आर एक्सेप्टिंग दिस, इट इज नो? डिस्काउंट मुझे राइट साइड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एक कॉलम होगा उसमें डिस्काउंट लिखा हुआ, मिलेगा या नहीं मिलेगा? No, no, no. होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं, ठीक। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, हम चेक करेंगे। क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आ रहा है? तो मेजर का यही है हैसियत कि वो एक कॉलम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो एक कॉलम क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है वो आपका टेबल में और इसका डेटा में वो आपका मेमोरी कंजप्शन नहीं करता है, जो हमारा यह कैलकुलेटेड कॉलम कर दिया। आप देख सकते हो जो रिवेन्यू पीजे हमने लिए थे फर्स्ट टाइम, आप देख सकते हो ये वाला कॉलम, ये इसमें जितने रो, कितना रो क्या हो, 48,620 रो जो क्रिएट कर दिया। कुछ ना कुछ तो मेमोरी क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ तो मेमोरी यहाँ पे कंजप्शन होगा ना। लेकिन ये जो डिस्काउंट हमने किया वो कुछ भी मेमोरी क्रिएट नहीं किया। अभी हम इसको और ब्रॉड तरीके से इसका डिफरेंस देखेंगे। जब इंटरव्यू में ये पूछता है तो इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो, पहली बात है डिस्काउंट, आपको मैं क्या बताया था कि हर एक रो लेवल पे वो कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देता है, हर एक रो लेवल पे। इसको यूनिट प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा ऐसा दिया। आप देख सकते हो क्वांटिटी 1 होगा तो यूनिट प्राइस क्या है 20.75, तो मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस दिया। आप ऐसे देख सकते हो कि आपको रिवेन्यू पिज्जा भी दिया 20.75, 20.75 जितना पिज्जा होगा उसी हिसाब से वो प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके देगा, ठीक। वो हर एक रो लेवल के साथ कैलकुलेट करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जो डिस्काउंट क्रिएट हुआ, यहाँ पे तो डिस्काउंट नहीं आ रहा है। हम डिस्काउंट कैसे चेक करेंगे? कार्ड में चेक करेंगे, ये हमारा डिस्काउंट है। लेकिन इसके लिए आप सोचो अभी, क्या ये हर एक रो के साथ गया होगा? थोड़ा नॉर्मल थिंग सोचो, क्या ये हर एक रो को कैलकुलेट किया होगा? ये एग्रीगेट के साथ गया है। क्यों? क्योंकि हमने सम एक्स लिखा है। अगर आप सम एक्स लिखोगे वो एग्रीगेट दिखाएगा, क्योंकि हमको एग्रीगेट से डिस्काउंट लेना था तो हमने एग्रीगेट से लिया है इसको, ठीक। तो डिफरेंस इतना है। अभी अगर मैं स्लाइड में दिखाऊंगा इसको, डिफरेंस इतना है, आप देख सकते हो। अभी इसको ये वाला लाइन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इफ द कैलकुलेशन टू बी डन ऑन ए रो लेवल बेसिस देन वी एंटर डैश इनटू कैलकुलेटेड कॉलम। रो लेवल के साथ जाओगे, आई मीन वो कैलकुलेटेड कॉलम होगा। अगर when you wanted to do the calculation on an aggregated level and don't particularly want to store the information on the row level basis, कुछ भी रो लेवल के साथ वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, पूरा एग्रीगेट के साथ कर देगा। इन कंपैरिजन टू कॉलम्स मेजर डू नॉट क्रिएट फिजिकल वैल्यू इन योर टेबल। ये कोई फिजिकल वैल्यू आपका टेबल में क्रिएट नहीं करेगा। इसीलिए तो हमको कॉलम में अगर हमने ढूंढा यहाँ पे टेबल पे, कहीं पे हमको डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं मिला, कहीं पे भी आपको डिस्काउंट कॉलम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ भी फिजिकल वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं करता है, ठीक। वो जो करेगा अपने सिर्फ आपको मेजर के साथ स्टोर करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फिजिकल वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये वाला डेटा रहा, ये कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्टोर नहीं होगा, ठीक। इसलिए कोई मेमोरी भी क्रिएट नहीं होगा। तो ये था रिक्वायरमेंट। द पिज्जा ऑफ रैन ए 15% डिस्काउंट ऑन ईच पिज्जा, सो कैलकुलेट द फाइनल रेवेन्यू फॉर ऑल पिज्जा सोल्ड यूजिंग प्राइस यूएसडी सेल्स एंड डिस्काउंट परसेंट। तो ये था रिक्वायरमेंट, ये था कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस कैलकुलेटेड मेजर का डिफरेंस। किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क। सो सर यहाँ पे जो सम और सम एक्स का जो डिफरेंस था, सम हमें रो लेवल पे यूज कर सकते हैं और सम एग्जैक्टली सम एग्रीगेट के साथ नहीं जाएगा, सम सिंगल। अभी अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं पूरा वो सम मल्टीप्लिकेशन, हम जितने ऑपरेटर्स अभी सीखे थे ना वो मैं अभी दिखाऊंगा, ठीक। अभी ये मुझे कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर का दिखाना था। अभी हम ये जो ऑपरेटर है ना, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, अभी इसके साथ हम जाएंगे। एक एक मेजर क्रिएट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक। इजी इजी टू मॉडरेट हम जाएंगे, तभी कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगा। पूरा बेसिक से मैं करके दिखाऊंगा। अब चलो, ये ईवी जो डैशबोर्ड रहा, ये ईवी डैशबोर्ड में क्या है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये था कि
टोटल व्हीकल्स होता है, ठीक। यहाँ पे आपको 3 टाइप का व्हीकल मिल जाएगा, वैसे 2 टाइप का व्हीकल मिल जाएगा। एक होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक। और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये डैशबोर्ड हम क्रिएट नहीं करना है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वो मेजर क्रिएट करके दिखाऊंगा बस। यहाँ पे जो बीईवी होता है ये कुछ नंबर होता है। यहाँ पे 2 टाइप का व्हीकल होता है, एक होता है बीईवी और एक होता है पीएचईवी, ठीक। और ये दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल व्हीकल्स। इतना ही क्लियर है सब ने? बीईवी एक होता है, एक पीएचवी होता है, ये दोनों को ऐड करोगे आपको टोटल मिल जाएगा। अब ये चीज मैं मेजर क्रिएट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, बस इसका मुझे यही दिखाना था। अब हम क्या करेंगे मेजर क्रिएट करने के लिए, बताओ। न्यू मेजर पे। न्यू मेजर। न्यू मेजर, तो मैं न्यू मेजर के साथ जाऊंगा। मुझे अभी दिखाना है टोटल व्हीकल्स, मुझे अभी दिखाना है टोटल व्हीकल्स। तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी हमारा है यहाँ पे टोटल व्हीकल्स ऑलरेडी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ टोटल ईवी करके, टोटल ईवी, ठीक। अभी हम क्या करेंगे टोटल ईवी के लिए, अरे सॉरी, देखो यहाँ पे टोटल व्हीकल, यहाँ पे ये जो लॉजिक लगा है इसको मिल गया टोटल व्हीकल। देखो मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे एक फंक्शन, ये मैं दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा डिस्टेंट काउंट क्यों यूज होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे सिर्फ ये दिखाना चाहिए, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये चेक करो, एक कार्ड ले जाओ और ये टोटल व्हीकल को चेक कर दो। यहाँ पे कितना आ रहा है, 150K आ रहा है, ठीक। तो 150K इन दोनों को मिलाने से आ जाएगा। हमारे पास 2 टाइप का व्हीकल थे, क्या क्या, बीईवी एंड पीएचईवी, बस ये याद रखो। ये बीईवी और पीएचईवी ये दोनों को मिलाऊंगा मुझे टोटल व्हीकल आ जाएगा ना, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल व्हीकल से आ गया। तो इसका हम ये तो मेजर क्रिएट करके किया है, ये तो मेजर क्रिएट करके किया है डिस्टेंट काउंट करके। हम इसको चेक करेंगे कैसे, कि एक नॉर्मल डैक्स में जो सम ऑपरेटर यूज करके मैं दिखाऊंगा। तो मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे लिख दिया, ऑलरेडी हमारा न्यू मेजर है, हम इसी को लेके करेंगे। क्या था वो, टोटल ईवी। टोटल ईवी में मैं क्या करूंगा, मैं ले जाऊंगा, किस किस को ले जाऊंगा, बीईवी को, बीईवी, बीईवी क्या था मेरा, ये जो वीईवी व्हीकल्स। अभी इसको ऐड करूंगा किसके साथ, पीएचईवी के साथ। तो मैं ऑपरेटर कौन सा यूज करूंगा, सम ऑपरेटर, और किसके ले जाऊंगा, पीएचईवी। अब देखो, अब देखो ये बीईवी के साथ मैंने पीएचवी को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी मैं इसको एंटर कर दूंगा। अभी इसको मैं टोटल ईवी को और एक कार्ड लेके इसको चेक करूंगा, और एक कार्ड ले लिया यहाँ पे, ये टोटल ईवी को यहाँ से प्रेस कर दिया। अब देखो टोटल ईवी कितना आ रहा है, 150K, ये भी है 150K। देखो ये वाला, ये जो था, ये था, आप देख सकते हो टोटल व्हीकल, और हमने अभी क्या लिया, टोटल ईवी। दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डैक्स डिस्टेंट काउंट यूज करके इन्होंने लिखे थे, ठीक। हमने इसको पहले से ही लिखा था, इसको डिस्टेंट काउंट करके मैंने ही लिखा था इसको पहले से ही। लेकिन ये वाला चीज मैं बाद में दिखाऊंगा, डिस्टेंट काउंट क्या है बाद में दिखाऊंगा। लेकिन मुझे अभी आपको ये दिखाना था, इसको देख के घबराने की कोई जरूरत है नहीं, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मुझे आप लोग को ये दिखाना था कि ऑपरेटर का रोल क्या होता है। ऑपरेटर का रोल आप देख सकते हो, हमने क्या किए, बीएबी के साथ पीएचईबी को ऐड कर दिया, हमको टोटल व्हीकल्स मिल गया, ठीक। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे मान लो बीईबी चाहिए, मुझे मान लो सिर्फ बीईबी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ बीईबी चाहिए, तो मैं कैसे मेजर लिखूंगा, मुझे सिर्फ बीईबी चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, लॉजिक क्या होगा मेरा, सम ऑफ वी टोटल ईवी हमारे पास ऑलरेडी है, टोटल ईवी, टोटल ईवी से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा किसको, पीएचईवी। पीजीवी, पीजीवी, बस वही तो मिल जाएगा मुझे बीईवी का। अब देख सकते हो टेस्ट करके, बीईवी, एक बीईवी मेजर क्रिएट हो गया होगा, देखना ये वाला क्रिएट हो गया है, ठीक। अभी मैं फिर से एक कार्ड लूंगा, देखो
ये मैं फिर से काट लिया, इसको अभी हमने ये वाला अभी क्रिएट किए थे, इसको सिलेक्ट कर दिया। देखो कितना आ गया 117K। उन्होंने जो मेजर लिखा था, पहले से जो मेजर लिखा था, उसको भी हम चेक करेंगे वो कितना आ रहा था। अभी और एक कार्ड ले लिया यहीं से। अभी आप देख सकते हो एक टोटल बीवी, देखो ये वाला बीवी व्हीकल्स ऑलरेडी था, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये भी सेम आ रहा है। देखो इसका लॉजिक क्या था, अब देख सकते हो ना, इसका लॉजिक कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ये वाला मैं दिखाऊंगा, ठीक। घबराने की कोई जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ ऑपरेटर के साथ जा रहा हूँ, मैं ऑपरेटर यूज करके इसको भी कैसे निकाल सकता हूँ ये दिखा रहा हूँ। लेकिन हमने जो लिखे थे ये वाला, देखो टोटल ईबी माइनस पीएचईबी, है कि नहीं। अगर मुझे पीएचईबी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पीएचईबी चाहिए, पीएचईबी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टोटल माइनस बी। एग्जैक्टली टोटल ईवी या टोटल व्हीकल ले सकता हूँ, माइनस कर दूंगा मैं बीईवी को। ऐसे टाइप करो, देखो ये वाला जो ब्रैकेट आता है ना, इसका मतलब वो फील्ड को ले रहा है, तो आप सही जा रहे हो। अगर ब्रैकेट आ रहा है तो आप सही जा रहे हो, करेक्ट लिख रहे हो, ठीक। वो भी चेक करना पड़ता है। और एक कार्ड लूंगा, और एक कार्ड लूंगा यहाँ से, और इसमें क्या करेंगे हम, पीएचईबी को सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा पीएचईबी। अब देख सकते हो पीएचईबी क्या आ गया 34K, और बीईबी क्या था 117K। अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे आ रहा है ना 15। हाँ, अब ये यहाँ पे सबको डाउट आता होगा कि ये दोनों को मिलाने से तो 151 आता होगा, यहाँ पे 150 क्यों है। 151 आना चाहिए, 150 क्यों है, ये बता पाएगा मुझे, कोई बता सकता है। अभी हम पीएचबी भी इसमें सिलेक्ट करके देख लेंगे। देखो यहाँ पे भी 34 आ रहा है, देखो ये क्या है, ये क्यों है। देखो ये पहली बात है, ये के ले रहा है, के यानी 1000, ये भी के ले रहा है, लेकिन इसमें ये राउंड अप करके ले रहा है। मान लो 33 पॉइंट समथिंग होगा, वो तो नहीं दिखाएगा, वो राउंड अप कर लेगा। लेकिन वो राउंड अप को हमको हटा के अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली आप यूनिट सिलेक्शन कर सकते हो, नहीं तो इसका मेजर में चले जाओ जहां से ये मेजर लाए थे, ठीक। ये कौन सा टोटल व्हीकल से आया था, लेकिन हमको टोटल ईबी के साथ जाना है, चलो हम ईबी को ले लेते हैं, ठीक। हमने जो क्रिएट कर किए थे हम उसी के साथ जाएंगे, वो वाला मेजर हम नहीं देखेंगे। हमने जो क्रिएट किए थे मैं एक साइड ले आया, ये जितना लेफ्ट देख रहे हो ना सब हमने क्रिएट किए हैं। अभी ये वाला है हमारा पीएचईबी, आप देख सकते हो पीएचईबी हमने क्रिएट किए हैं, और बीईबी ये भी हमने क्रिएट किए हैं, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, टोटल ईबी को सिलेक्ट करेंगे, और टोटल ईबी हमने जो क्रिएट किए थे ये वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दो। इसके ऊपर जब क्लिक कर दोगे ये वाला आ गया आपका फॉर्मेट, और यहाँ पे आ गया होल नंबर। आपने होल नंबर ले रखे थे इसीलिए वो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है, और कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 करके। और 1.1 होगा 2.1 होगा वो तो होल नंबर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। मान लो इसको मैंने डेसिमल नंबर क्लिक कर दिया, फिर भी आप बोलोगे 150 क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल जीरो है। एग्जैक्टली मान लो इसको मैं 2 नंबर्स तक जाऊंगा, अब देखो ये राउंड अप करके कैसा आएगा। देखो 150.48 के, इसको भी ऐसा ही 2 नंबर के साथ जाएंगे। इसका जो मेजर है कुछ भी नहीं करना है, इसका मेजर पे सिलेक्ट कर दो, और आपको ये वाला जो मेजर टूल्स के अंदर जाके फॉर्मेट को चेंज करना होता है, डेसिमल नंबर। देखो डेसिमल नंबर हो गया। अभी मुझे 2 राउंड ऑफ प्लेस चाहिए, मैं 2 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर सकता हूँ। देखो 2 एंटर हो जाएगा, ये देखो अभी आ गया 116.81 के। अभी मैं पीएचईबी के लिए भी सेम करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पीएचईबी का मेजर जहाँ पे है उसको सिलेक्ट कर कर मैं जाऊंगा फॉर्मेट में जाकर डेसिमल नंबर को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे 2 नंबर तक राउंड अप चाहिए, तो मैं 2 क्लिक करके उसको एंटर कर दूंगा, इसका भी मुझे राउंड अप वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको नियरली वो मिल जाएगा जो कि 151 नहीं था, राइट। आई मीन सॉरी 150 था। क्यों 150 था, क्योंकि ये 0.5 से कम है,
आप देख सकते हो 0.48 है। अगर ये 0.59 होता या 0.6 कुछ होता या 0.51 होता तो ये 151 हो जाता। क्लियर? पहले कैसा दिख रहा था? 150 दिख रहा था, राइट? अभी 150.48 है क्योंकि ये राउंडिंग अप वैल्यू है, राइट? और ये 117 दिखा रहा है क्योंकि ये 116.8 है। 0.8 आ रहा है मतलब 0.5 से ज्यादा आ रहा है, इसीलिए राउंड अप करके 117 कर दिया। और ये भी 0.6 है यानी 0.5 से ज्यादा है, इसीलिए वो राउंड अप करके 34 कर दिया। इसीलिए दोनों अब जब मिलाओगे आपको 151 मिलेगा, लेकिन 1 ये 50 दिखा रहे क्योंकि इसका राउंड अप जो है वो 0.5 से कम है। किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। हाँ, ये तो पूरा बेसिक मैथ है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन हमने अभी जो ऑपरेटर क्रिएट करके किए हैं ये वाला मेजर्स, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम टोटल से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल ईबी से अगर पीएचईबी सब्ट्रैक्ट कर देंगे बीईबी मिल गया, और टोटल से अगर हम बीईबी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पीएचईबी मिल गया। ये था हमारा ऑपरेटर का यूज केस, ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज केस। अब और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये जो के दिख रहे हो ना, ये जो के दिख रहे हो, मान लो कोई बोलेगा मतलब मैं भी रिसेंटली अभी बहुत काम कर रहा था, उसमें मेरा मिलियन और बिलियन में भी डेटा आ रहा था। मतलब ये बहुत बड़ा के हो रहा था, मतलब यहाँ पे 5-6 डिजिट आ रहा था, उसके बाद के आ रहा था। आप सोचो इतना बड़ा डेटा को मैं के साथ दिखाने से अच्छा होगा या एम के साथ या बीएन के साथ दिखाने से अच्छा होता है? एम मिलियन, बीएन बिलियन होता है। अगर बहुत बड़ा नंबर होता है उसके साथ मैं मिलियन के साथ बिलियन के साथ जाऊंगा या के साथ जाऊंगा? मिलियन मिलियन के साथ। एग्जैक्टली मुझे मिलियन बिलियन के साथ जाना चाहिए। ठीक, मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं क्यों जाऊंगा? क्योंकि ये वाला नंबर मान लो यहाँ पे और 5-6 डिजिट है, या यहाँ के लेफ्ट में और 5-6 डिजिट है, लेकिन ये वाला कार्ड अगर मैं के साथ जाऊंगा ये बहुत बड़ा कार्ड दिखेगा। और मेरे पास जो डेटा सेट होता है, मान लो ये वाला डेटा सेट, एक सेकेंड, ये वाला विजुअलाइजेशन है हमारे पास, ठीक। अगर यहाँ पे मुझे 5-6 डिजिट होगा, अगर मैं के लिख दूंगा, ये इतना बड़ा डेटा यहाँ पे मतलब प्लेस नहीं होगा और वो अच्छा दिखेगा भी नहीं। इतना बड़ा डेटा को मैं के में कैसे दिखाऊंगा? अगर जनरल भी सोच सकते हो, अगर यहाँ पे के नहीं होता सिर्फ 1000 होगा तो ये 37,000 ये पूरा यहाँ का स्पेस ले गया होगा। और ये इसके ऊपर ऐसे मतलब क्या है ना, रिप्लेस हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए हम प्रॉपर यूनिट भी सिलेक्ट करना जरूरी होता है। तो यूनिट कैसे सिलेक्ट करेंगे? मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको यूनिट दिखाऊंगा। देखो, इसके सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट करके मान लो ये आपको आप एम करना चाहते हो या इसको के हटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? विजुअल में जाओगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू और एक कैटेगरी लेबल। तो आपको वैल्यू के साथ जाना है, कॉल आउट वैल्यू। आप यहाँ से देख सकते हो डिस्प्ले यूनिट करके है, ये तो ऑटो के साथ है। ऑटो क्या यानी अब जब डेटा सेट आपका जो है 1000 में है, इसलिए ऑटो अप्रोप्रिएट ले लिया। मान लो आपको के नहीं दिखाना है, आप नॉन कर दो इसको, पूरा राउंड ऑफ वैल्यू जो है वो आ गया। ठीक, इसको भी आप ऐसे भी नॉन कर दोगे ना, और सबको सम ऐड कर दोगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, कुछ भी राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक, अगर इसको भी मैं नॉन कर दिया तो अभी आप इसको ऐड करो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। देखो 7 + 5 12 2 1 कैरी 1 + 7 8, देखो ये पूरा आ रहा है। ठीक, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको मान लो मैं मिलियन के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन के बाद 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, तो आप मिलियन सिलेक्ट कर दो। अब ये 0.15 मिलियन दिखने लगा। ठीक, और इसको भी आप मिलियन के साथ दिखा सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटा डेटा है, मतलब छोटा नंबर है, इसीलिए वो मिलियन से सही नहीं दिख रहा है। इसलिए वो ऑटो के साथ क्या कर रहा है, वो 1000 को ले रहा है। ठीक, तो आप 1000 ले सकते हो, नहीं तो ऑटो को क्लिक कर दो, वो भी 1000 ले जाएगा। तो आप ऐसे यूनिट यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक, किसी का कोई डाउट है कैसे यूनिट सिलेक्ट करना होता है? Sir, measure can return a single value. मेजर कैन रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, यस। हम जब जैसे भी एक्सेल में हम लिख रहे थे ना, जब आपको कितना वैल्यू कितना प्लेस चाहिए आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको अगर जब मेजर लिखोगे ना, वो पर्टिकुलर वही फील्ड के लिए काम करेगा, वो सबके लिए नहीं काम करेगा ना। एग्जैक्टली मान लो मैं इसके लिए मेजर लिखा, वो सिर्फ इसके लिए काम करेगा, इसके लिए, बाकी सबके लिए काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप अगर ऐसा वाला यूनिट चेंज करना चाहते हो और वैल्यू इसको बढ़ाना कमाना मतलब घटाना चाहते हो, तो आप इसके साथ जा सकते हो। मेजर भी ये कर सकता है, कोई डाउट नहीं। अब देखो वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस, मैं वो मेजर सिलेक्ट करके वहां पे भी दिखाया था, इसमें टेबल टूल्स में। अब इसमें भी देखो, इसमें भी आप
बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। इसके बाद जितने बढ़ाओगे वो 0 आ गया, क्योंकि ये इतना तक राउंड ऑफ हो चुका है। ठीक, तो ये था हमारा ऑपरेटर्स। और उसके बाद हमने और दो कॉन्सेप्ट सीखे आज, क्या? कैलकुलेटेड कॉलम एंड कैलकुलेटेड मेजर। इसके बाद हम देखेंगे इम्प्लिसिट मेजर और एक्सप्लिसिट मेजर क्या है। आज मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट हम देखेंगे डेट फंक्शन, कैलेंडर, कैलेंडर ऑटो, टाइम इंटेलिजेंस। ये इसमें बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, ये वाला सीख जाओगे ना, आपका मतलब पावर बीआई का डैक्स का 50-60% कंप्लीट हो जाएगा, 70% कंप्लीट हो जाएगा जब रोलिंग 12 मंथ तक सीख जाओगे। और ये रोलिंग 12 मंथ आप देख रहे हो ना, ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदा गलती कर लेता है, क्योंकि डिपेंड करता है आपको कौन सा डेटा सेट है, उसमें क्या डेट होता है। ये मैं बहुत आसान तरीके से इसको समझाऊंगा, रोलिंग 12 मंथ और एमटीडी वाईटीडी। इसमें ये वाला टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है ना, ये वाला डैक्स में ही पूछता ही पूछता है। ये पूरा जो भी इंटरव्यूअर होता है उनका फेवरेट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, वो आपको तंग कर देंगे वाईटीडी एमटीडी रोलिंग 12 मंथ पूछ के। ठीक, ये सब हम देखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा इम्प्लिसिट मेजर और एक्सप्लिसिट मेजर क्या होता है। देखो, जब आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे हम किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करके, आप यहाँ पे जो फील्ड दिख रहे हो ना, जो फील्ड में ये जो आता है टोटल ईवी, ये कहाँ से आ गया? हमने यहीं से तो लिए थे। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो ये क्रॉस में क्लिक कर दूंगा, देखो ये खाली हो गया, ये चला गया मेजर। मुझे फिर से चाहिए, मैं सिलेक्ट कर दूंगा या ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। ठीक, अब जब आप इसको क्लिक करोगे, आप देख सकते हो क्या ऑप्शन आ रहा है। रिमूव फील्ड आ रहा है, रीनेम फॉर दिस विजुअल आ रहा है, शो वैल्यू आ रहा है, न्यू क्विक मेजर आ रहा है। ये जो मेजर को आप ऐसे क्लिक करते हो, इतना ही ऑप्शन आ रहा है। ठीक, अब मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मान लो ये कार्ड में मैंने ये मेजर हटा के, टोटल व्हीकल हटा के, मैंने ले लिया कुछ इलेक्ट्रिक रेंज, ये वाला ऑप्शन, सम ऑफ इलेक्ट्रिक रेंज। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन क्लिक करूंगा, अब ये आप देखो कितना सारे ऑप्शंस आ गया। इसे मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैं ये वाला क्लिक किया, इसमें हमने क्या लिए हैं? टोटल ईवी, जो कि है हमारा एक मेजर, जो कि है हमारा एक मेजर। लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर दिया, क्या लिया है? इलेक्ट्रिक रेंज। ये हमारा मेजर है क्या? ये हमारा मेजर है नहीं, ये एक कुछ समेशन है। लेकिन जब मैं इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूं, तब मुझे कुछ प्री बिल्ड फंक्शन नजर आ रहा है, जैसे कि सम, इसका एवरेज, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इसका डिस्काउंट, आई मीन सॉरी, इसका काउंट विथ डिस्टिंक्ट, इसका काउंट, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, मीडियन, सो मेनी थिंग्स। सो इसको अगर मैं किसी के साथ सिलेक्ट करता हूँ ना, उसी के हिसाब से ये वैल्यू चेंज होता जाएगा। अब देखो, काउंट के साथ जाऊंगा, टोटल काउंट दिखा देगा, मतलब इतना सारा काउंट, इतना सारा रोज था, ये इसका वैल्यू सेम है, क्योंकि जितना रोज होगा उतना काउंट है। और इसके साथ में मीडियन के साथ जाऊंगा तो मीडियन का वैल्यू आ जाएगा, जैसे मीन, मीडियन, मोड। इसी तरह हम मुझे मीडियन मिल गया। ठीक, तो अब सोचो, ये जो चीज है, ये होता है हमारा, ये होता है हमारा इम्प्लिसिट। इसको क्या कहेंगे हम? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब आपका मेजर नहीं होगा, आपका मेजर जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और ये होता है इम्प्लिसिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक्सप्लिसिट में क्या होता है? आपने जो मेजर क्रिएट किए हो उसको लोगे, उसके साथ कुछ फंक्शन नहीं आएगा, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, वो कुछ नहीं आता है। यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, ये इम्प्लिसिट है, ये प्री बिल्ड है, ये पहले से ही पावर बीआई से था, लेकिन यहाँ पे नहीं आता है। कोई बता पाएगा मुझे यहाँ पे क्यों नहीं आता है, यहाँ पे क्यों आता है? मेजर में क्यों नहीं आता है? सम, ये मैक्सिमम, मिनिमम। टेबल में नहीं है शायद। सॉरी, मेजर आई थिंक टेबल में नहीं है। हाँ, ये इतना मतलब फिट नहीं बैठता है। रीजन, रीजन ये है कि आपने तो ऑलरेडी उसको रेस्ट्रिक्ट कर चुका है। क्या रेस्ट्रिक्ट कर चुके हो? उसको तो ऑलरेडी एक फंक्शन असाइन कर चुके हो कि इसको ऐड करो, इसको सम करो। उसके बाद वो, उसका कुछ प्री बिल्ड फंक्शन के साथ कुछ लेना देना है नहीं। ठीक,
इसको आपने ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शन दे चुके हो, वो वही इंस्ट्रक्शन को लेके ऑलरेडी मजबूर हो चुका है कि वो मेजर है के चुपचाप बैठेगा, उसके साथ वो कोई किसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसको जो जहाँ पे यूज करना हो आप वहीं यूज कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ये प्री बिल्ड के साथ जा रहा है, क्योंकि अब जैसे बोल रहा वो टेबल में था, ये भी मतलब क्या है ना, जैसे रीजन और असर्शन होता है, आपका आंसर ऐसा ही मैच करेगा, क्योंकि ऑलरेडी टेबल में था, तो इसीलिए पावर भी इसको ट्रिगर कर रहा है कि क्या चाहिए तुझे, तुझे एवरेज चाहिए या मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ये सब मेरे पास है, तुझे जो चाहिए उसको लेके तू कैलकुलेट कर सकता है, तो एकदम ओपन है। ठीक, इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन था नहीं। गॉट इट? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट हमारा मेजर के साथ होता है, इम्प्लिसिट होता है जो हमारा टेबल का कॉलम होता है उसके साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कंट्री में जाओगे अब आप बोलोगे मुझे मीडियन निकाल के दो। ठीक, कुछ न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। अगर हम कंट्री को यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखेंगे क्या देता है यहाँ पे। ठीक, देखो कंट्री के साथ क्या आ रहा है, ये इम्प्लिसिट आ रहा है, फास्ट लास्ट काउंट इतना ही आएगा। ठीक, यहाँ पे एवरेज मिनिमम मैक्सिमम देखो, टोटल काउंट ऑफ कंट्री। ठीक, ये होता है, इतना ही प्री बिल्ड इसके साथ आ सकता है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फंक्शन हो गया। और कुछ न्यूमेरिकल फंक्शन होता है तो उसके साथ हमने जैसे देखें सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ऐसा कुछ आएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम क्या होता है, और हम ऑपरेटर यूज करके कैसे वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेजर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और किसी के कोई डाउट है? इतने तक सबको समझ में आ गया? इम्प्लिसिट मेजर, एक्सप्लिसिट मेजर, जैसे कि मैंने दिखाया। एक्सप्लिसिट आप ऐसे देख सकते हो, एक्सप्लिसिट हमारा क्या था, मेजर था, यहाँ पे देखो मेजर सिंबल है, कैलकुलेटर सिंबल है, ये एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट क्या है, कुछ नंबर जैसे कस्टमर एज, समेशन ऑफ कस्टमर एज, यहाँ पे कैलकुलेटर सिंबल था नहीं। तो हमने अब क्या क्या सीखा, थोड़ा मैं इसको समराइज कर देता हूँ। डैश स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, कुछ सम ऑफ कॉलम के साथ अगर आप डिवाइड करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, ऑपरेटर यूज करोगे। ठीक, दोनों कॉलम के बीच में, और ये उसका स्ट्रक्चर होता है। और डैश के साथ ऑपरेटर कुछ था, हमने आज पूरा अरिथमेटिक क्या देख लिया, सम करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवीजन भी करके। ठीक, एक्सपोनेंट में कभी दिखा दूंगा प्रोजेक्ट के अंदर, जो कंपैरिजन है ये भी प्रोजेक्ट के अंदर, ये टेक्स्ट कंकैटिनेशन हमने दिखे थे प्रीवियस क्लास में। ठीक, और बाकी जो रहा हमने जब प्रोजेक्ट एक एक करके जाएंगे उसके अंदर ये सब आएगा, तभी मैं दिखा दूंगा। ठीक, अभी डैक्स यूजेस क्या था, कैलकुलेटेड कॉलम और इसका रिक्वायरमेंट, और कैलकुलेटेड मेजर हम क्रिएट करके देखे। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, मैं एक मेजर क्रिएट करके दिखा दिया, और मेजर में कैसे लॉजिक होता है। जब आप किसी भी डैक्स में लिखने जाओगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई पहले टेबल सिलेक्ट करो, कौन सा टेबल चाहिए, उसके बाद लॉजिक लो, और लॉजिक जब आप लिखोगे ऑपरेटर के साथ लिखो, और ब्रैकेट को ध्यान से देखो कहां से स्टार्ट करना है, कहां से एंड करना है। और ब्रैकेट में आप कुछ गलती कर दिया तो आपका मेजर सही नहीं आएगा, या आपका मेजर रन भी नहीं होगा, वो रेड मार्क आ जाएगा वहां पे। ठीक, उसके बाद हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट देखे। नेक्स्ट क्लास हमारा जो रहेगा अपकमिंग क्लास, तो कोई भी मिस मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने तो डैश का बेसिक दिखा, लेकिन उसके बाद हम कैलेंडर कैसे क्रिएट करेंगे, एक टेबल आपको डेटा सेट दिया जाएगा, उसमें कोई डेट फंक्शन नहीं होगा, कुछ भी डेट का डेटा नहीं होगा, आप वहां पे भी डेट क्रिएट कर सकते हो, वहां पे भी कैलेंडर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन सीखेंगे, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये वाईटीडी, क्यूटीडी, एमटीडी, वो मैं पूरा कैलकुलेट करके ऐसा ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ, बेसिक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, ये हम देखेंगे अपकमिंग सेशन से। अगर किसी का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। सर कैलकुलेटेड मेजर में जितना हम लिख सकते हैं मतलब डैक्स से, उतना ही एग्जैक्टली, कैलकुलेटेड कॉलम में भी लिख सकते हैं ना? सब कुछ जो कैलकुलेट मेजर से हो सकता है वो भी कैलकुलेट कॉलम से हो सकता है। ठीक, अगर आप कैलकुलेट मेजर में हमने जो देखा है, सॉरी कैलकुलेट हाँ मेजर में हमने जो देखा है सम एक्स को लेकर, अगर हम सम को लेकर देंगे तब भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको एक सिंगल चीज चाहिए, उसके लिए आपको कैलकुलेटेड कॉलम कर, सॉरी कैलकुलेटेड कॉलम कर लोगे, उसके बाद उसका टोटल मिल जाएगा, वो टोटल यूज करके भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल रिक्वायरमेंट है, आप इतना मेहनत क्यों करोगे आपका डेटा सेट। और हमेशा याद रखो, अब जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम करोगे ना, कोई भी क्लाइंट खुश नहीं होगा। आप अननेसेसरी बहुत सारे चीजें वहां पे कर रहे हो, उसको डेटा सेट आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर आप डेटा सेट बढ़ जाएगा
पावर बीआई में यही तो एक ही क्या बताऊं कौन से, ठीक, मतलब इसका डिसएडवांटेज ये है, अब जितना बड़ा डेटा सेट होगा पावर बीआई को उतना दिक्कत हो जाएगा, वो लोड होने में, वो रिफ्रेश होने में, वो शेयर करने में, सब कुछ में वो हम उसको दिक्कत हो जाएगा, ठीक। मैं मेरा केस अभी बता रहा हूँ, मैं अभी जितना प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, अभी जितना रिपोर्ट में, मुझे लास्ट वीक में एक मेल आया था, क्योंकि हमारा फेस्टिव सीजन आ रहा है। फेस्टिव सीजन यानी दशहरा आ रहा है, तो दशहरा में हमारा बहुत कुछ बिजनेस का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ उसमें दशहरा का बहुत ही रोल होता है, क्योंकि दशहरा में हमारा बहुत कुछ सेल्स वगैरह हो जाता है। तो मुझे इंस्ट्रक्शन ये आया कि आप लोग जितना, मुझे नहीं, जितने हमारा डेटा एनालिस्ट थे सबको इंस्ट्रक्शन ये आया है कि जितने आपके पास रिपोर्ट है सबको ऑप्टिमाइज कर दो। ऑप्टिमाइज मतलब ये होता है कि जितना रिक्वायर चीज है उतना रखो, बाकी जो रिक्वायर नहीं है उसको हटा दो, और डेटा साइट जितना है उसको मिनिमम रख करके रखो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ हटा दोगे तो आप मतलब पूरा जीरो करके रखोगे या मिनिमम करके रखोगे, नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है, अननेसेसरी कुछ भी क्रिएट हम नहीं करना है। लेकिन हम रैंडमली यहाँ पे देखो, मुझे क्लाइंट को ये शेयर करना होता है पेज 1, क्योंकि क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट है, ठीक। लेकिन पेज 3 मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग, मेरा कुछ कैलकुलेशन चाहिए था। तो मैं क्या इसको पब्लिश कर दूंगा ऐसे ही, नहीं होता है, इसको मैं पूरा डिलीट कर दूंगा, पेज 3 को मैं पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे क्लाइंट को दिखाना नहीं होता है या शेयर करना नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई यूज, उसका तो कोई काम में आने वाला है नहीं, और फालतू में उसका मेमोरी क्रिएट हो जाएगा और ये डेटा सेट बढ़ जाएगा, ठीक। तो ऐसा करके आपको होता है कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ही क्रिएट करो, उतना ही लो। हो सकता है तो सब कुछ, बहुत सारे ऑप्शन से हम तो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, हम तो कैलकुलेट पूरा, इसमें भी हम रो वाइज कर करके भी उसका निकाल सकते हैं लॉजिक लगा के। आई मीन जो हम एक्सेल से कर रहे थे, पिवोट टेबल क्रिएट कर दो, उसको लगा दो, उसको लगा दो, लेकिन फिर हम पावर बीआई क्यों यूज करेंगे? पावर बीआई हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारा काम आसान होगा, हमारा टाइम कैसे रिड्यूस्ड होगा, ठीक। अगर बीआई वो पावर बीआई इंटेलिजेंस है तो हमको भी इंटेलिजेंस से डिसीजन लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली, हो सकता है सब कुछ, आपका क्वेश्चन जो है लॉजिक है, वैलिड है, ठीक, वो हो सकता है, लेकिन हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको अगर सिंगल फील्ड चाहिए तो हम मेजर इसीलिए क्रिएट करते हैं, वो पूरा डेटा में वो छानबीन करके आपको वो दे देगा, और वो सिंगल दे देगा। लेकिन अगर आपको हर एक रो में कैलकुलेट करना होता है तो अब कैलकुलेट कॉलम करो, ठीक। और किसी का कोई डाउट? सर जो आपने बताया रिफ्रेश सिर्फ पावर बी डेस्कटॉप में एक बार होता है, तो वो कैसे? रिफ्रेश एक बार होता है? समझा नहीं, मतलब मतलब? प्रीमियम में अच्छा जैसे। अच्छा, हाँ वो वाला, हाँ वो वाला, अच्छा वो वाला, देखो ये जो रिफ्रेश में अगर ये करूंगा ना, यहाँ पे मैं 50 बार, 100 बार, 1 मिलियन बार कर सकता हूँ, लेकिन सर्विस में, एक सर्विस में होता है ऑटो रिफ्रेश करके, जब मैं दिखाऊंगा पावर बेस सर्विस, सर्विस में जैसे इसको पब्लिश कर दोगे ना, वो सर्विस में पब्लिश हो जाएगा। सर्विस में जो हो जाएगा वो, जैसा कि आपका फेसबुक रहा, आपका इंस्टा रहा, आपका आईडी और कोई देख सकता है, और अगर आप रेस्ट्रिक्ट करोगे आपका आईडी भी कोई नहीं देख सकता है कि नहीं? ऐसा भी कुछ ऑप्शन है ना फेसबुक में, मतलब क्या करोगे आप, कोई फ्रेंड को दिखाना नहीं चाहते हो आपका डिटेल्स, तो वो देख नहीं पाएगा। इस तरह आप किसी को एक्सेस दोगे, ये सर्विस में अपलोड हो जाएगा, पावर बीआई सर्विस में, उसके बाद आप जिस दिन को क्लाइंट को एक्सेस देना चाहते हो आप एक्सेस दे सकते हो। लेकिन उसके बाद रिफ्रेश जो होता है, वहां पे एक होता है रिफ्रेश करके बटन होता है, दो टाइप का रिफ्रेश होता है, क्या क्या रिफ्रेश होता है मैं भी, हम उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी वहां पे जो रिफ्रेश होता है, अगर आपका ये वाला क्या नॉर्मल वर्जन रहा, वो आप दिन में आप एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आपको लाइसेंस वाला रहा, आप जब क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, वो लाइसेंस आपको दे देंगे, ठीक। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो ना, तो आप लाइसेंस लोगे तो आपको बहुत खर्चा पड़ जाएगा। आप फालतू में क्यों लोगे? सिर्फ रिफ्रेश आपको करना नहीं होता है, आपको किसके साथ शेयर करना नहीं करना होता है, सिर्फ सीखने के लिए लाइसेंस वर्षन तो नहीं लोगे ना, ठीक। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कोई सीखने के लिए ले सकता है लाइसेंस वर्सन, यू कैन गो फॉर दैट। फिर भी आप क्यों लोगे फालतू में? तो क्लाइंट आपको जो प्रो वाला वर्जन देता है उसमें आप दिन में होता है मैक्सिमम, मैं बताया था ना वो फर्स्ट क्लास में आप लोगों को, यस। 3 बार 5 बार ऐसा होता है। दो टाइप का होता है, एक प्रो वाला होता है और एक प्रो लाइसेंस वर्जन होता है, ठीक। लाइसेंस वाला वर्जन में 7 बार ऐसा कुछ हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। वही होता है रिफ्रेश हमारा। तो रिफ्रेश जब आप कर दोगे, यहाँ पे जो अपडेट हो जाएगा डेटा, वहां पे आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा क्लाइंट को, ठीक। और किसी का कोई डाउट है?
तो ये वाला डेटा सेट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा आज एंड ऑफ द क्लास में। और आप लोग जो जो डैक्स हमने आज सीखे हैं वो सब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, कैलेंडर ऑटो और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन और जो डेट वाला फंक्शन जो जो है। ठीक, और इसके बाद मैं एक डेटा सेट लाऊंगा, मतलब जैसे हमने बड़ा वाला डेटा एक लेंगे और उसमें पूरा का पूरा जो यूज केस होता है मैं डैक्स के साथ करूंगा। ठीक है, और मैक्सिमम 2 क्लास में ये डैक्स हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, अब जितना प्रैक्टिस करोगे डैक्स आपको इतना याद रहेगा और आपको लॉजिक भी समझने आ जाएगा। देखो आज का क्लास आपको जितना भी लगा है उसके बाद आप रिकॉर्डिंग देखो, नेक्स्ट क्लास जब आओगे ना तब आपको डैक्स और थोड़ा इजी लगने लगेगा, गारंटी है ये। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट एंजॉय दिस सेशन। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे। अभी मुझे लॉग इन करना है, सो नाउ वी आर एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।